हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी। आज हम मैं आपके लिए आज साइंस का चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है ना। मुझे कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे लिए ना सोशल साइंस और साइंस का सर आप चैप्टर्स लेके आइए सर। तो इसीलिए अभी मैं क्लास 6 से चालू करूँगा। 6, 7, 8, 9, 10 तक जाऊँगा। ठीक है ना। साइंस और सोशल साइंस। ठीक है ना। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उन वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं यूट्यूब पर, जैसे जो साइंस की होगी और सोशल साइंस की होगी, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप आराम से देख पाओ और एटलीस्ट अपने स्कूल के एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर पाओ। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी कहता रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं साइंस और सोशल साइंस पढ़ाऊँगा। तो मैं आज चालू कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये फिजिक्स का चैप्टर है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है ना। ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना। यहाँ चालू करते हैं। ठीक है ना। और मेरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसको देखकर एटलीस्ट अपने स्कूल एग्जाम में अच्छा कर पाओगे और कंपटीशन एग्जाम्स में, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया, RMS, RIMC, या फिर जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑडियंस में जो कि SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, आपको जनरल साइंस में काम आएगा, GS आती है। ठीक है ना। तो इसको चालू करता हूँ मैं। ठीक है ना। हमारा अभी मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ना, और जो 42 क्वेश्चंस है वो चल रहे हैं। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो मैं नंबर देता हूँ आपको। ठीक है ना। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो वो मैं ही पढ़ूंगा और वो मेरा ही नंबर है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अपना नंबर दे दो इस तरह से। ठीक है ना। आप मुझसे बात कर सकते हैं और आप इनफैक्ट आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है ना। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लिख रहे हैं, है ना। तो चलो चालू करते हैं। ठीक है ना। फिजिक्स में मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना। पहली बात तो ये कि आप डिस्टेंस से क्या समझते हो। डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है ना। मतलब कोई चीज कहीं से कितनी दूर है। ठीक है ना। देखो अब इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं और उसको मैं पढ़ता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ। मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स पीपल used different means to transport to travel from one place to another. Earlier they used to move on foot. Later on they used animals for transportation. मतलब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर ना लिख देता हूँ, जैसे कि क्या क्या बातें हैं। एंशिएंट टाइम की बात होगी सबसे पहले। एंशिएंट टाइम्स पहले लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। ट्रांसपोर्टेशन बाय फुट। ठीक है ना, बाय फुट। उसके बाद एक मिनट, ये एंशिएंट टाइम्स से बाहर निकल गया। एक मिनट, फ्रेम से बाहर निकल गया एंशिएंट टाइम्स। ये देखो, ये है एंशिएंट टाइम्स, ट्रांसपोर्टेशन बाय फुट। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उसके बाद क्या हुआ, दे यूज्ड एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स मतलब कि गाय या भैंस या, है ना, बैल या घोड़े, बकरी, इन पे हमारा अपना सामान लाद दिया या खुद बैठ गए। आपने देखा भी होगा गांव में तो भैंसों पर लड़के बैठ जाते हैं। ठीक है ना। या फिर घोड़ों पर तो आपने देखा ही होगा। ठीक है ना। घोड़ों पर तो ट्रांसपोर्टेशन आज भी होती है ना, सड़क पर लग जाते हैं घोड़े तो। ठीक है ना। लेटर दे डिजाइन बोट्स ऑफ स्ट्रीमलाइंड शेप्स imitating the shapes of animals living in the water. They invented the wheels and animals were used to pull carts that moved on wheels. मतलब क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर। वाटर की बात होगी, वाटर में कैसे करोगे,
स्ट्रीमलाइन बोट्स, स्ट्रीमलाइन बोट्स। अब यहाँ पर स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब है? ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमें पानी में कहीं कहीं जाना है ना, पानी से, जैसे कोई आइलैंड है वहां पे जाना है हमको, तो हमें पानी से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पानी या फिर हवा से, यानी फ्लाइट से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, ठीक है ना। तो जब पहले की बात है, पहले तो हमारे पास एरोप्लेन थे नहीं, तो जैसे जैसे समय आगे बीता, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो वैसे वैसे इंसानों की जो सोच है वो इम्प्रूव हुई, और हमने नए नए मशीन्स बनाई, नए नए तरीके से हमने चीज़ों को बनाने की कोशिश करी, ताकि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता और तेज कर पाए। किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए हमें जल्दी पहुंचना है और कम पैसे में पहुंचना है ना। तो इसके लिए भाई ये तो हो गया ऑन लैंड, पैदल चलोगे या फिर एनिमल्स पे बैठ गए या उसको अपना सामान लाद दिया, बहुत सामान है, खुद पैदल चल रहे हैं, सामान एनिमल्स पे कर दिया, बैलगाड़ी बना दी, ठीक है ना, 2 बैल है वो सब खींच रहे हैं बैल को और गाड़ी को, और गाड़ी पे सामान लाद दिया, ठीक है ना। ठीक है, पानी में कैसे करोगे? स्ट्रीमलाइन बोट्स बना दी। अब ये स्ट्रीमलाइन बोट्स का क्या मतलब है कि जो बोट्स होती है उनकी शेप ऐसे बनाई गई ताकि वो पानी को बिल्कुल बारीक तरीके से, है ना, दो धारी में काटते हुए आगे बढ़े, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि पानी का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा ना, एज कम्पेयर टू कुछ नुकीली होगी तो वो काटते हुए आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये वाला कंसेप्ट आएगा, हो सकता है आप छोटे बच्चे हो या 7th 8th में हो, या फिर हो सकता है 9th और 10th में हो। अगर आप 9th में हो तो वहां पर कंसेप्ट आ जाता है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। तो जो चक्कू होता है हमारा, जो नाइफ होता है, वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि आगे वाली धारी होती है उसकी तेज होती है ना, नुकीला होता है ना आगे से, पेच ज्यादा दीवार में जाता है तो वो आगे से नुकीला होता है, ठीक है ना। तो आप जहां भी देखोगे जहां पर कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है ना, या फिर हवा को काट रहे हैं हम, है ना, जैसे हमारी गाड़ियां होती है, फरारी है या फिर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां होती हैं, तो उनका जो डिजाइन होता है आप देखोगे थोड़ा अलग होता है ना। आगे वाला बोनट बहुत लंबा होता है, ठीक है ना, जो लग्जरी कार्स होती है ना, और जो फास्ट मूविंग कार्स होती है, जो हाई स्पीड कार्स होती है, ठीक है ना, F1 रेसिंग में होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें देखोगे आप डिजाइन उनका अलग है गाड़ियों का। क्यों? क्योंकि उनको तेज चलना है, क्योंकि उनकी स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड की रेंज में जाने के लिए आपका जो गाड़ी का जो डिजाइन होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। तो आपका जो ऑटोमोबाइल है या फिर आपका जो भी है, ठीक है ना, तो हाई स्पीड के लिए क्या होता है कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि इंजन बहुत पावरफुल हो, बल्कि हमें हवा को, जो हमारी जो रेजिस्टेंस है, उसको किस तरह से इफेक्टिवली हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए कि भाई हवा हमारी डिस्टर्बेंस ना बने, हवा हमारी हिंड्रेंस ना बने, ठीक है ना। तो स्ट्रीमलाइन बोट्स क्या करती है, वो आगे से नुकीली होती है, आपने देखा भी होगा बोट्स का जो बेसिक डिजाइन है, मतलब ये ठीक है ना। उसके बाद मोटराइज्ड बोट्स आ गई। मोटराइज्ड बोट्स में क्या हुआ कि उसी में मोटर लगा दिया आपने, डिजाइन तो वही रहेगा बोट का, ठीक है ना, डिजाइन तो वही है, लेकिन मोटर लगा दी। अब क्या है कि आप उसको ऐसे करके चला सकते हो जैसे बाइक चलाते हो, ठीक है ना, उसको मोड़ने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव कर दिया, ठीक है ना। तो स्ट्रीमलाइन बोट बेसिकली डिजाइन तो वही रहेगा, ठीक है ना, पानी में चलने के लिए, पानी में मतलब जाने के लिए, कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्ट्रीमलाइन बोट्स आ गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाँ, ये वाला तो था कि हमने बाई फुट जा रहे हैं और एनिमल्स बाई फुट चल रहे हैं, ठीक है। फिर आया व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिया, ठीक है। आपकी साइकिल होती है ना, साइकिल का ये होता है ना पहिया, साइकिल का पहिया, इसको ये जो होते हैं इसको स्टोक्स बोलते हैं, ठीक है। तो व्हील का इन्वेंशन हो गया। उसके बाद हमने बैलगाड़ी बना ली, एनिमल्स को जो है बांध दिया गाड़ी के आगे और गाड़ी को खींच रहे हैं वो। अब गाड़ी में आप जितना चाहे सामान ला सकते हो, भूसा लाद दो, गेहूं लाद दो, ठीक है, या फिर जो भी जो हमारे जो खेत में जो जानवर हैं वो काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ सामान पहुंचाना है या लेके आना है वहां से, है ना, हार्वेस्टिंग हुई है, तो उन सब कामों के लिए आज भी इंडिया में कई जगह पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन चीज है, ठीक है ना। बैलगाड़ी में कोई ऐसा है नहीं तेल डलेगा, पेट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा,
वो तो मैनुअली जानवरों को आगे बांध देते हैं, बैल को या फिर भैंस को, और वो खींच के ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कैसे हो पाया? पहिए की वजह से हो पाया, ठीक है ना, ठीक है। दे इन्वेंटेड द व्हील्स एंड एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स, ठीक है ना। इसके व्हील्स का एप्लीकेशन क्या है? कार्ट। व्हील्स का इन्वेंशन क्या है? कार्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं, ये फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। Beginning of the 19th century, the invention of the steam engine led to the development of new means of transport. Later, automobiles, motorized boats, airplanes and trains came. Beginning of 19th century, क्या कह रहे हैं कि steam engine आ गया, ठीक है ना। The invention of steam engine led to the development of new means of transport, ठीक है ना। 19th century का क्या मतलब है? Beginning of 19th century, steam engine आ गया, ठीक है। Beginning of 19th century का क्या मतलब है कि 1800, आ रही बात समझ में, 1799 के बाद 1800 आएगा ना, जब जैसे अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, ये ईयर है हमारा, ठीक है ना। ठीक वैसे ही अभी हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है, 2024, ये 21st सेंचुरी है। मतलब जो 2100वां साल आएगा ना, अभी 2100वां साल 76 ईयर्स बाद आएगा ना, लेकिन ये 21st सेंचुरी है जो आप, ठीक है। तो ठीक वैसे ही 19th सेंचुरी कौन सी होगी? 1800 से चालू हो जाएगी, 1800 से लेकर 1899 तक, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी है? 19th सेंचुरी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो 19th सेंचुरी थी, स्टीम इंजन आ गया इसमें, और न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए, ठीक है ना। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स आ गए, गाड़ियाँ, एयरप्लेन आ गया, है ना, और मोटराइज बोट्स आ गई, ट्रेन आ गई, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहे हैं? 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ठीक है। और न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या आ गया? ट्रेन आ गया, स्टीम इंजन आ गया, ठीक है, मोटराइज बोट्स आ गई, एयरप्लेन आ गया, मोटराइज बोट्स, एयरप्लेन या फिर एरोप्लेन, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हो कि भाई कैसा लग रहा है, ठीक है ना, सही लग रहा है नहीं लग रहा। ये क्लास 6 का चैप्टर है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। दिस इज नोन एज दिस क्वांटिटी, दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। इतना आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ। और ये कहाँ तक है? अब हम क्या कह रहे हैं कि फिक्स्ड क्वांटिटी, देखो दो चीजें हैं, अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे आपको बोला गया कि भाई ये पेन है, मुझे बताना है कि ये पेन कितना है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल लेके आऊंगा ना इसके पास, स्केल से मेजर करूंगा ना कि कितना सेंटीमीटर है या फिर कितना इंचेस है, ठीक है। तो ये वाली क्या है? अननोन क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, लेकिन मुझे स्केल का तो पता है। स्केल लेके आ जाऊंगा, वो देखूंगा कि ये भाई ये तो 10 सेंटीमीटर है या फिर 9 सेंटीमीटर है,
तो मैंने क्या किया, एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी से कंपेयर किया पता लगाने के लिए कि इसकी कितनी लेंथ है। अगर मुझे पता लग गया मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो अब मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ ना इसको, कि भाई ये 10 सेंटीमीटर से कम है थोड़ा सा, देख पा रहे हो है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो इसको मैंने मेजर कर लिया मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई ये 10 सेंटीमीटर थोड़ा कम है भाई, ये 9.5 होगा शायद। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मुझे इसके आसपास भी स्केल लेके आना पड़ेगा इसके पास, कि भाई ये एग्जैक्टली कितना है, 9.6 है, 9.5 है, 9.4 है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि हम एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी, ठीक है। स्पेलिंग आउट कर लेना, QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं, तो जैसे अब आपको नॉन क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, नॉन क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है हमारे पास, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो जैसे कि मैं कहता हूँ आपको 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर, 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसको आप पॉज कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, नोट कर सकते हो, 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना। इसको आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फुट के बारे में भी देखो, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है, ठीक है। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फुट भी एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। पीपल यूज अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउटस्ट्रेक्ट आर्म एंड चिन। मतलब कि पहले क्या होता था, एंशिएंट इंडिया में क्या होता था कि कपड़ा लिया, कपड़े का है ना, कपड़ा लिया, पकड़ा से खींच दिया, तो जितना मेरा पूरा हाथ है, पूरा हाथ से लेकर पूरा यहाँ तक जितना आ रहा है उतना 1 मीटर हो गया, या फिर ऐसा करके नाप कर दे देते थे कि भाई इतना कपड़ा है, इतना बनता है, रेट लगा दिया बिना मीटर स्केल के। ये एंशिएंट इंडिया की बात है, मतलब एंशिएंट तो नहीं, मतलब आप लगा लो 100 साल पहले की बात होगी, ठीक है। तो इस तरह से, और छोटी मोटी जो मेजरमेंट होती थी उसके लिए उंगली का इस्तेमाल कर लेते थे, उंगली का या थंब का, कि भाई इतना है ना। जैसे मान लो दीवार में छेद करना है या कुछ काम है कि भाई इतना लेंथ है उसकी, इतनी लेंथ है, ऐसा करके बता दिया, हाथ से उंगली से बता दिया कि इतना है ना, इतनी गहरी चोट लगी है, ऐसे है ना। या फिर कोई मतलब कट लग गया तो इतना लंबा कट लग गया, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी कि भाई उसको तो इतनी चोट लग गई, ऐसे लग गया उसको, ठीक है। तो इस तरह से पहले इतने स्केल और इतना सब कुछ नहीं होता था, मेजरमेंट इतनी एग्जैक्ट, क्योंकि ठीक है ना, लोग भी कम थे उस समय पर, और जो प्रोडक्शन था वो भी कम था और डिमांड भी कम थी, पॉपुलेशन कम थी इंडिया की पहले, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों की डिमांड बढ़ी, और फिर उसके बाद प्रिसिशन के हिसाब से सब चीज़ें कैलकुलेट करके होने जाने लगी, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको जो रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना पड़ेगा ना। फिर पहले तो रिसोर्सेज ज़्यादा थे और लोग कम थे, अब क्या रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। In 1790 the French created a standard unit of measurement called the metric system. For uniformity, scientists from all over the world have accepted a set of standard units of measurement called the International System of Units, SI units, ठीक है ना। मतलब कि 1790 में जो फ्रेंच पीपल थे, फ्रांस में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं फ्रेंच पीपल, राइट। सो 1790 में फ्रेंच लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था कि कोई कुछ बोल रहा है, अरे वो इतनी लंबी है, अरे वो इतना है, अरे वो इतना है, नहीं इतना है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आप अपने घर से फोन लगा सकते हो, फोन लगा के बता सकते हो कि भाई
मेरी साइकिल, मैंने मान लो साइकिल नहीं ली है, तो मेरी साइकिल 1.5 मीटर लंबी है या 1 मीटर लंबी है ना, उसकी हाइट इतनी है। अगर आपको, ठीक है, या फिर मान लो आपके मामा ने या फिर चाचा ने आपको एक गिफ्ट भेजा है, मान लो वो किसी और शहर में रहते हैं, ठीक है ना, उन्होंने आपको अमेजोन से ऑर्डर कर दिया और आपके एड्रेस पे वो पहुंच गया, ठीक है। तो अब आप उनको बता रहे हो कि भाई ये तो साइकिल 1 मीटर लंबी है, ये साइकिल तो है ना, मान लो 70 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर टॉल है, इतनी लंबी है, ऐसी है, ये डायमेंशन है इसके। कोई भी उन्होंने को गिफ्ट भेजा, ठीक है ना, तो आप उनको बता सकते हो ना, तो बहुत समझ भी पाएंगे कि भाई अच्छा इतना इतना बोल रहा है, इतना है, अच्छा ऐसा है, ठीक है ना। आइए बात समझ में। तो इस तरीके से वो एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि जो चीज़ गई है वो उसके डायमेंशन कितने हैं एज कम्पेयर टू अगर आप बोलते कि ये तो छोटी है साइज में या बड़ी है, तो वो कुछ समझते आप कुछ बता रहे होते, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरनेशनली भी बात करते हैं साइंटिस्ट से। एक साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट है वो इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट है वो जर्मनी में रिसर्च कर रहे हैं, सेम टॉपिक पर, सेम चीज़ पर, तो वो बात कर सकते हैं ना कि भाई ये चीज़ है, ये वाली जब मैंने इसमें फाइंडिंग करी तो मैंने ये रिजल्ट पाया, तो 2 सेंटीमीटर की चीज़ है या फिर 1.89 मीटर की चीज़ है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो वही चीज़ें फिर दूसरा साइंटिस्ट भी कंफर्म कर सकता है कि अच्छा मुझे तो रिजल्ट में ये मिला है ना। तो इस तरह से हम अपनी बातों को इजीली कन्वे कर सकते हैं बिना किसी एम्बिग्विटी के, ठीक है ना। तो फ्रेंच लोगों ने जो है ये सिस्टम बनाया कि क्या नाम है इसका, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। फ्रेंच लोगों ने एक सिस्टम बनाया, मैट्रिक सिस्टम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कब बनाया, 1790, ठीक है ना। और इसी के ये जो मैट्रिक सिस्टम है, यही है वो मैट्रिक सिस्टम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। इसमें और भी चीजें होती हैं, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ठीक है ना, और भी छोटी छोटी, इससे मिलीमीटर से छोटी डायमेंशन भी होती है, ठीक है ना, पिकोमीटर, है ना, नैनोमीटर, मिली और है ना, ऐसे होती है, बहुत सारी छोटी छोटी भी होती हैं इससे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आप उसको मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि भाई हमने ये सीखा कि हमें अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। स्केल में तो नोन क्वांटिटी है, और कोई भी लेंथ है, मान लो मुझे अपनी लिए शर्ट बनवानी है, मैंने कपड़ा खरीदा, तो मुझे जो कपड़ा होगा उसमें से जो काटेंगे वो बताएंगे ना भाई 1 मीटर कपड़ा काटा है, 1.5 मीटर काटा है, 1.25 मीटर काटा है, 1.25 मीटर काटा है, तो उस हिसाब से उसकी लेंथ, उस हिसाब से उसके पैसे लगेंगे। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे जो कपड़ा है वो अननोन क्वांटिटी है और जो स्केल है वो नोन क्वांटिटी है। कंपेयर करके हमने पता कर लिया कि वो कपड़ा कितना लंबा है, उस हिसाब से रेट लग जाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे नापा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्केल तो नहीं है, अगर नहीं है, जैसे मान लो ये एक स्केल है, ठीक है, इसमें ना डिविजन है भाई 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि मुझे इसको कैसे देखना है। पहली बात तो जो चीज़ मुझे नापनी है वो मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए, ठीक है, और स्केल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और टूटा हुआ है तो आप देख लो, अगर मान लो 0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर उसमें नहीं है, सीधा वो 2 सेंटीमीटर से, तो 2 सेंटीमीटर को 0 सेंटीमीटर मान के फिर नापो, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, द स्केल मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। अगर मुझे
ये स्केल है और इससे ये नापना है, तो बिल्कुल इसे कांटेक्ट होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो जाता है ये, तो वो लेंथ सही से नहीं नपेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम उसको ऐसे दूर से नापते हैं, तो इससे क्या होता है, हल्का टेढ़ा है मान लो, तो हमारी जो लेंथ है वो सही नहीं आएगी, एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको बिल्कुल पास में लेके लो, ताकि आपकी गलतियां, जो एरर है, मिस्टेक्स हो सकती है नापने में, वो कम से कम हो। ठीक है। Thus, if scales are broken or a zero mark is not visible, use another full mark of the scale. Next, you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. मैंने बताया आपको, अगर स्केल टूटा हुआ है, पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अननोन क्वांटिटी जो आपकी है in contact with the known quantity, in contact with scale, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और बोला जाता है अगर आपका स्केल ब्रोकन है, ब्रोकन स्केल, तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट द मिसिंग रीडिंग। अगर आपका स्केल टूटा हुआ है, ठीक है ना, 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर उसमें नहीं दिख रहा, उसमें 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो आप 2 सेंटीमीटर को 0 सेंटीमीटर मानकर मेजर करोगे। अगर आप उस टूटे हुए स्केल में कोई चीज आ रही है 5 सेंटीमीटर पर, तो उसका क्या मतलब है, वो 3 सेंटीमीटर की है, क्योंकि पहले दो तो आपने हटा दिया ना, 3 4 5 3 सेंटीमीटर की है। आइए बात समझ में, वही आपसे बताएंगे। ठीक है। आगे क्या बताया गया है कि टू अवॉइड एरर द आई मस्ट एग्जैक्टली बी इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। मतलब मैंने बताया आपको, ठीक सामने होना चाहिए, आपके ठीक सामने, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऊपर देख रहे हो आप, तो ऊपर देखने में क्या होगा, आप गलती करोगे, स्केल में आप ऊपर देखोगे, लेकिन वो लेंथ तो यहाँ पर है, आप ऊपर देखोगे। ठीक है। तो मैंने आपको एक बार पहले बता दी है, ठीक है ना, जैसे ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आई है ऐसे, तो जो स्केल है ऐसे, ऐसे स्केल है, तो आपको कोई चीज नापनी है तो वो ठीक आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। कोई चीज मुझे ऐसे नापनी है, ये चीज है, ठीक है, तो आपके ठीक सामने होनी चाहिए। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो कि द अननोन क्वांटिटी मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्केल एंड it must be in front of the eye, ठीक है, exactly in front of the point where the measurement is to be taken, जहां पर मेजरमेंट ली जानी है, ठीक ठीक उसके सामने होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। अब आपको बताता हूँ कि कर्व लाइन को कैसे नापते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई सर्कल है, सर्कल का जो बाउंड्री है ना, वो आपको नापनी है, ठीक है ना। जैसे कि कोई सर्कल है, ऐसा कोई सर्कल है, अब आपको पता करना है कि ये कितना लंबा है। भाई मुझे मान लो इसका आसपास ड्राइंग करनी है, या फिर कोई धागा बांधना है इसका, ठीक है ना, या फिर कुछ डिजाइन बनाना है, किसी वो होता है ना, अलग अलग तरह के वो आते हैं, पैटर्न्स आते हैं पेपर में और क्लॉथ में आसपास लगाने के लिए। तो मुझे पता करना है कि वो कितना लंबा, कितना मुझे लेंथ चाहिए उसकी, तो मैं इसको कैसे नापूंगा, ठीक है ना। सर्कल की बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो वो तो चलो मैथ्स की बात है, लेकिन अभी साइंस में क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो, एक धागा लो, धागा को यहाँ पर बांध दो, ठीक है, और धागे को ना यहाँ पर लेके आओ, फिर यहाँ पर बांध दो, यहाँ पर बांध दो, यहाँ पर बांध दो, ऐसे बांधते चले जाओ, यहाँ पर रखते छोड़ दे जाओ, रख दो छोड़ दो, ऐसे ऐसे रखते चले जाओ, ऐसे रखते जाओगे आप, रखते जाओगे ना, तो लास्ट में जाके ये आ जाएगा पॉइंट, फाइनल पॉइंट,
ये आ गया धागा, अब आप इसके ऊपर रखा हुआ है आपका धागा, आ रही बात समझ में। अब उस धागे को उठा लो, सीधा करो, स्केल के आगे आके नाप लो बस, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह का कोई लाइन है इस तरह की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर धागा लोगे, धागे को इसके ऊपर रखते जाओ, इसके ऊपर आप रख दोगे। उसके बाद यहाँ तक जितना भी धागा आया वहां से उसको पकड़ के पूरा स्केल के आगे मेजर कर दो बस। जितना भी वो धागे की लेंथ है, लंबाई है, उतना ही लंबाई ये कर्व लाइन की, ठीक है ना। तो आप इसको स्केल से नहीं नाप सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। आपको कोई रस्सी या धागा या कुछ इस तरह की चीज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे ग्राउंड होता है, ग्राउंड में क्या करते हैं, रस्सी ले लेते हैं मोटी वाली, उसको रखते जाते हैं, और फिर हमें पता है कि वो रस्सी कितनी लंबी है, तो हमें पता लग जाता है कि भाई ग्राउंड की जो बाहर वाला एरिया है, बाहर वाला जो लेंथ है उसकी सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम उसको नापते हैं। कर्व्ड लाइंस कांट बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। A thread can be used to measure curved lines by creating a knot on one end and keeping that at the beginning. Then the length can be stretched out and measured by meter scale. मैंने ये बात बताई आपको, है ना। शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, एक नॉट बांध सकते हो। जैसे ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसमें कोई मान लो खंबा है या कुछ ईंट रख दी, और ना नॉट बांध के यहाँ पर कुछ रख दिया, ठीक है ना। पेपर पे कर रहे हो तो कुछ कंपास से वहाँ पर उसमें उसको फिक्स कर दिया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद रस्सी जो आपकी धागा है वो रखते जाओ, और उसके बाद जब वो पूरा हो जाए तब तो पता लग जाएगा कि इतना लंबा धागा है जिसने पूरी कर्व लाइन को कवर कर लिया। उसके बाद आप उसको मेजर करो। आ रही है बात समझ में। मोशन एंड इट्स टाइप्स, मोशन के बारे में बता रहे हैं कि कितने तरह के मोशन होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम किसी झूले पे झूल रहे हैं तो गोल गोल घूम रहे हैं, कभी कभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, सीधी सीधी गाड़ी में जा रहे हैं, कभी हम स्कूल जा रहे हो आप तो राइट टर्न, कभी लेफ्ट टर्न, कभी राइट टर्न, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना। सब तरह के मोशन है। जैसे कि घड़ी होती है, घड़ी में क्या होता है, पेंडुलम होता है, ऐसे स्विंग करता रहता है, ऐसे करता रहता है ना, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं उसको, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के मोशन है, इनके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। उनको लिख रहा हूँ बोर्ड पर। यहाँ पर तो बारिश हो रही है ना। चलो, मोशन एंड इट्स टाइप्स। देखो हमने क्या क्या, मैंने आपको क्या क्या बताया। देखो 3 तरह के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अ टाइप ऑफ मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, कोई पत्थर गिर रहा है ऊपर से तो वो सीधा ही करेगा ना, धरती की तरफ नीचे आएगा ग्राउंड पर, ठीक है ना, ऐसे तो आएगा घूमते हुए, ठीक है ना। और स्प्रिंटर से ना 100 मीटर रेस, ठीक है ना, जो 100 मीटर की रेस होती है वो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, उसमें कहीं कुछ मुड़ना नहीं है, बस आपको स्पीड लगानी होती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, गाड़ी चला रहे हो आप, बिल्कुल सीधी सीधी चलानी है, और रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब एक ही डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन, ठीक है ना। अगला है सर्कुलर मोशन, मतलब आपकी जो डायरेक्शन है वो हर बार चेंज हो रही है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे गोल के, यहाँ पे जा रहे हो, फिर आप ऐसे जा रहे हो, फिर आप ऐसे जा रहे हो। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मोशन हमारा रेक्टिलिनियर हो जाता है तो वो ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे जा रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन हो गया तो वो ऐसे हो जाएगा सीधा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन तो ये है हमारी, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, लेकिन क्या होगा, हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है, लगातार। हर ये बात समझ में। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, राइट।
ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एग्जांपल ब्लेड ऑफ अ सर्कुलर फैन, ब्लेड ऑफ अ फैन, है ना। कोई भी चीज घूम रही है तो उसमें क्या हो रहा है, कोई भी चीज गोल घूम रही है तो उसमें क्या होगा, ठीक है ना। कोई भी फैन है आपका, कूलर है या फैन है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। मोटर घूम रही है, जनरेटर घूम रहा है, जनरेटर में भी है होता है, ठीक है ना। तो जहाँ भी सर्कुलर मोशन है, जो आपके झूले होते हैं, मैरी गो राउंड हो गया या फिर जो भी झूले होते हैं सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो वहाँ पर भी, ठीक है ना, आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो लगातार चेंज होती है, ठीक है ना। घड़ी हो गई, क्लॉक, उसमें भी क्या होता है, सुइयां लगातार घूम रही है ना, ठीक है ना। भले ही वो मोशन बहुत स्लो है, आवर हैंड है जो, उसका जो मोशन है बहुत स्लो है। आप कह सकते हो सर ये तो ऑलमोस्ट रुका हुआ सा लग रहा है सर, ये तो लग ही नहीं रहा चल रहा है, लेकिन चल तो रहा ही है, ठीक है ना, है ना। भले ही वो बहुत धीरे धीरे है लेकिन वो घूम रहा है, ठीक है ना। अगला टाइप का मोशन है पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि लगातार कोई चीज वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है जहां पर पहले थी, ठीक है ना, लगातार। जैसे कि आपको बता रहा हूं, पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसके बारे में, ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम एंड मूव्स टू एंड फ्रो, एग्जांपल पेंडुलम और पेंडुलम, द मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, झूले झूलते हैं, स्विंग जो होता है, ठीक है ना। स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, जो गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसको आप जब आप प्ले करते हो गिटार को, तब क्या होता है, स्ट्रिंग्स अपनी ही पोजिशन के आसपास होती है ना। तो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, मतलब वो चल रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे, ठीक है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, स्विंग है ना, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक और गिटार, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज जो वाइब्रेट करती है अपनी जगह पर, ठीक है ना, वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आप स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग में क्या होता है, आप उसे दबाते हो, छोड़ते हो, थोड़ी देर हिलता है, फिर वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है ना। जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हो, क्रिकेट बॉल खेलते हो, है ना, बांध देते हो बॉल को, क्रिकेट बॉल को, फिर आप खेलते हो उससे, तो जब आप उसे बॉल को मारते हो तो वापस आ जाती है ना बॉल अपनी जगह पर, वापस आ जाती है अपनी जगह पर, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है ना। तो ये वाले टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है ना। इसके बाद हम करेंगे लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, अगला चैप्टर वो रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है, और कौन कौन से चैप्टर आपको चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो मैं 7th क्लास के चैप्टर्स भी पैरेलली चालू कर लूँगा। अभी ये 6th क्लास का चल रहा है ना, तो 7th क्लास की साइंस भी साथ में चालू कर लूँगा, 6 और 7 दोनों चलेंगे साथ साथ, अगर आप कहोगे तो, ठीक है ना। आप जिस भी क्लास में हो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो कैसी लग रही है, मुझे पढ़ना कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है ना। ये वीडियो यहीं तक रहेगी, ठीक है ना। थैंक यू एवरीबॉडी।